friends, how are you all? Hoping that all of you are doing well. Welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss the second part of chapter 3 of class 8 geography, that is mineral and power resource. Today in this chapter we will discuss about the power resources. In part 1 we have already discussed about minerals types, mining, the various types of mining, then the distribution of minerals in the world and in the India, uses of minerals and mineral conservations. So in this video we will discuss about power resources. Okay, what do you mean by power resources? Power resources, very simple definition. Power or energy plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense. Power resource may be broadly categorized as conventional and non-conventional. ऐसे सारे resources जो हमें energy प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं, दे आर कॉल्ड पावर रिसोर्सेज। और हमारे आज की लाइफ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है, क्योंकि एवरीथिंग वी आर यूजिंग, द होल मशीनरी एंड इंडस्ट्रीज रन बाय इलेक्ट्रिसिटीज़। ठीक है, जितने भी गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन पावर रिसोर्सेज। ठीक है, तो power resources are broadly classified into two categories, that are conventional and non-conventional. It is very important to know about the definition or the meaning of this conventional and non-conventional resources. Conventional resources, या इनको हिंदी में कहते हैं परंपरागत resources. परंपरागत एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही लगता है कि ऐसे सारे रिसोर्स जो बहुत पहले से traditionally we are using. Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. बहुत पहले से जिन resources से हम energy या electricity generate कर रहे हैं, they all are conventional resources. परंपरागत संसाधन वो संसाधन हैं जिनका हम बहुत लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं। स्टार्टिंग अगर हम करें तो एनर्जी के लिए हम फायरवुड, ईंधन की लकड़ी का यूज़ करते थे। देन फोसिल फ्यूल या जो पेट्रोलियम है, कोल है, उनका हम बहुत पहले से, पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं, तो दे आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फिर अगर हम फायरवुड की बात करें, जो कि जैसा कि पिक्चर में जो लकड़ी, आज भी बहुत सारे जो पुअर पब्लिक है लकड़ी का यूज़ करती है, फायरवुड का खाना पकाने में ईंधन के रूप में, तो ये बहुत पहले से कुकिंग और हीटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता रहा है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजेस कम्स फ्रॉम फायरवुड। गाँव में आज भी बहुत सारी जो एनर्जी है या खाना बनाने का काम जो है वो मेनली फायरवुड से ही प्राप्त किया जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। फायरवुड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, और जो लकड़ी होती है वो इसमें यूज़ में ली जाती है। देन वी कम टू फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल यानी वो फ्यूल जो फोसिल से या ज़मीन के अंदर से जो जैविक पदार्थ हैं वो दब जाते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फोसिल फ्यूल। ठीक है, तो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष जो ज़मीन में हज़ारों लाखों वर्षों से दबे हुए रहते हैं, धीरे धीरे पृथ्वी के ताप और दाब की वजह से वो फोसिल फ्यूल में या जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फोसिल फ्यूल सच इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीनों जो हैं वो जीवाश्म ईंधन है, फोसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। और ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज में भी सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन फोसिल फ्यूल के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हैं, इनका जमाव जो है हमारी अर्थ पर अब बहुत कम बचा है। दे आर लिमिटेड। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। और जिस गति से हम इनका उपयोग कर रहे हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इनका जो है उपभोग कर रही है, वो इनके बनने की गति से बहुत ज़्यादा है। और इसका परिणाम ये हो सकता है कि आने वाले भविष्य में दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब पेट्रोल डीजल जो हैं वो और कोयला जो है, दे आर मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फोसिल फ्यूल। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। ठीक है, कोल जो है उसका
बहुत ज़्यादा यूज़ जो है घरेलू ईंधन के रूप में होता है इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजिन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और बहुत सारे जो लो इस्पात उद्योग है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, या बहुत सारे जो मेटलिक ओर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने के लिए और मेल्ट करने के लिए कोल का उपयोग होता है। कोल का उपयोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी होता है, और इलेक्ट्रिक फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। ठीक है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा या थर्मल पावर कहा जाता है। दो तीन टाइप से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, थर्मल पावर, हाइडल पावर एंड जो है फिर उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं, उनसे एनर्जी होती है। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो कोयले का उपयोग हम एनर्जी जनरेशन के लिए आजकल कर रहे हैं, वो लाखों वर्ष पहले जो है बहुत सारे दलदल और पेड़ पौधों के, जंगलों के ज़मीन में दब जाने से, अर्थ के नीचे की परतों में दब जाने की वजह से बने हैं। कोल इज़ देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन, और ज़मीन में दबे होने की वजह से ही कोयले को जो है वो अंतर्हित धूप कहा जाता है, बरीड सनशाइन कहा जाता है। अंदर की गर्मी जो है वो कोयले को कहा जाता है बरीड सनशाइन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्हित धूप कोयले को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कोयले से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और ऊपर के इस पिक्चर, इन दोनों ही पिक्चर में एक जो है उसमें कोयले की माइंस दिखाई जा रही है, जिसमें कोयले को जो है लोड किया जा रहा है ट्रक्स में, और दूसरा पिक्चर जो है वो आपको दिखा रहा है कि अंदर ड्रिलिंग की प्रोसेस से ज़मीन के अंदर जहाँ जहाँ पर भी लिक्विड, ये जो पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस होती है, उनको बाहर निकाले जाने की प्रोसेस है। तो इस ड्रिलिंग प्रोसेस से फॉसिल फ्यूल को बाहर निकाला जाता है, लिक्विड और नेचुरल गैस को। इसके बाद आगे हम चलते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। दोनों ही सोर्सेज जो हैं, दोनों तीनों सोर्स हैं, उनमें कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज में ऑयल की अगर बात करें, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स के थ्रू इसको इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जा सकता है, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। डिसएडवांटेजेस के देखे जाएँ तो ये दोनों ही जो नेचुरल गैस है और ऑयल्स हैं, ये दोनों डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल्स स्पिलेज एंड गैस लीकेज, गैस और ऑयल के फैलाव की वजह से जो है ऑक्सीजन जो है उसका कमी हो जाती है। ये दोनों ही पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। पोल्यूटेंट्स रिलीज कोज एसिड रेन, और इनकी वजह से जो है एसिड रेन भी होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, और इनके ऑप्शन के रूप में नए फ्यूल का जो है रिप्लेसमेंट अभी इतना आसान नहीं है, इस वजह से इनका यूज़ करना ही करना है। इनके ऊपर ही फुल डिपेंडेंसी अभी हमारी। नेचुरल गैस के एडवांटेज की बात करें तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट ये भी है, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। ये नेचुरल गैस CNG LPG जो है, उनका एक बेटर एडवांटेज ये है कि वो पेट्रोलियम से ज़्यादा साफ़ सुथरे, पोल्यूटेंट्स उनमें कम रहते हैं और चीपर भी होते हैं दैन ऑयल। तो ऑयल के कंपैरिजन में नेचुरल गैस जो है ज़्यादा चीपर है, क्लीनर है, पोल्यूशन उससे कम होता है। फिर फायरवुड की बात करें, इसके एडवांटेजेस में तो इजी टू एक्सेस से कहीं पर भी मिल जाती है जहाँ जंगल लकड़ी होते हैं। प्रोवाइड एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली पुअर पीपल को एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स ये होते हैं, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो कलेक्शन इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत अधिक समय लगता है इनको काटना, कलेक्ट करना, ले जाना। फिर ये पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है, धुआं जो है बहुत अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी अर्थ पर होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, और ये डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कारण भी है, वनों को काटने का एक बहुत बड़ा कारण फायरवुड है। कोल की बात करें, इसके एडवांटेजेस की तो एक्सटेंसिवली अवेलेबल, बहुत अधिक मात्रा में हमारे अर्थ पर अवेलेबल है। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, इससे आसानी से बिजली भी बनाई जा सकती है। डिसएडवांटेज में यही है, मेन है कि इट इज़ पोल्यूटिंग सोर्स, और इसको ले जाना बहुत भारी होने की वजह से ट्रांसपोर्ट इसका इतना इजी नहीं होता है। फिर हाइडल पावर जो है वो भी कन्वेंशनल एक सोर्स है, पानी से जो बिजली बनाई जाती है। इसके एडवांटेजेस की बात करें, नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन इसमें नहीं होता है। प्रोमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, उसमें जो पानी कलेक्ट किया जाता है बड़े बड़े डैम्स में, उस पानी का यूज़ जो है फिशिंग में भी और इरिगेशन पर्पज से किया जा सकता है। और ये
खर्चा भी इसका कम लगता है। डिसएडवांटेज इसके बहुत सारे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, पानी का डैम्स बनाने के लिए, बहुत बड़े बड़े डैम बनाने में और पानी को भरने के लिए बहुत बड़े एरिया में से लोगों और जंगलों को, जानवरों को वहाँ से हटाना पड़ता है और बहुत अधिक जो है फ्लोरा एंड फोना का इसमें नुकसान होता है। इन्यूडेट्स लो, ठीक है, एक्सपेंसिव टू सेटअप, और इसको लगाना, इसका जो प्लांटेशन या डैम्स बनाने में बहुत अधिक खर्चा होता है। तो ये सारे सब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इनके ऊपर पूछा जाता है और ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ वर्ड ओरिजिन में पेट्रोलियम जो वर्ड है उसकी ओरिजिन की बात की। पेट्रो लैटिन का एक वर्ड है, पैट्रा से बना है, दैट इज रॉक। पैट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, तेल। तो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल या चट्टानों से निकले हुए तेल को जो है पेट्रोलियम कहा जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पेट्रोलियम इन लैटिन। फिर अब हम आगे चलते हैं पेट्रोलियम के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। वर्ल्ड में कोयले के बड़े उत्पादक देशों में जो है चाइना इसका एक बहुत बड़ा मेजर प्रोड्यूसर है, फिर अमेरिका है, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस है। और ये सब देश जो है डेवलपमेंट है मेनली इस कोल की वजह से ही है कि बहुत अधिक एनर्जी प्रोडक्शन है और वहाँ जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है उनमें ये कोयला बहुत अधिक मात्रा में उपयोग में लाया जाता है और इसी वजह से ये डेवलप कंट्री बन पाए हैं। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया और रानीगंज, जरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। इंडिया में मोस्टली जो झारखंड और उड़ीसा का एरिया है, छोटा नागपुर एरिया है, वहाँ पर कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं और ये जो 4-5 माइंस हैं, रानीगंज, जरिया, धनबाद, बोकारो, ये सारे सब माइंस हैं जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में कोयले का एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये हुई कोयले की बात। अब हम चलते हैं पेट्रोलियम की तरफ। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल और इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। और इसको ड्रिलिंग की प्रोसेस से समुद्र के अंदर के जो वहाँ पर भी पेट्रोलियम जो है वहाँ चट्टानों के बीच मिलता है, तो किनारे के आसपास या कोस्टल एरियाज़ में से भी वहाँ से ड्रिलिंग की प्रोसेस से ही पेट्रोलियम को निकाला जाता है। दिस इज़ देन सेंड टू रिफाइनरीज। फिर जो कच्चा क्रूड ऑयल होता है उस ऑयल को फिर रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहाँ पर जो क्रूड ऑयल होता है उसको वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो जनरेट किए जाते हैं, लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। डिफरेंट लुब्रिकेंट्स भी इससे बनते हैं। तो पेट्रोलियम जो है उसमें बहुत सारे पदार्थ जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। पेट्रोलियम के लिए जो है इसे काला सोना भी कहा जाता है, बिकॉज ये जो जितने भी इससे निकलने वाले पदार्थ हैं ये आज के इस मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। और ब्लैक इसका कलर रहता है जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो मेनली ये ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है इसकी वैल्यू की वजह से। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। जो मिडिल ईस्ट के देश हैं एशिया के, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर जो है इसके मेजर प्रोड्यूसिंग हैं। इसके अलावा अमेरिका, रशिया, वेनेजुला और अल्जीरिया जो देश हैं वहाँ पर भी पेट्रोलियम का बहुत अधिक प्रोडक्शन होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में डिगबोई आसाम जो है वहाँ पर सबसे पहले पेट्रोलियम जो है ब्रिटिशर्स ने फाइंड आउट किया था। फिर बॉम्बे हाई एक मेजर प्रोड्यूसिंग है इंडिया का, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में महाराष्ट्र में ये समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है। और फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टाज हैं वहाँ पर भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। फिर अभी राजस्थान में भी जो है पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोलियम प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारे सब पेट्रोलियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस इज़ फाउंड व्हेन पेट्रोलियम डिपोजिट एंड इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। ठीक है, जब क्रूड ऑयल जो है माइंस में से बाहर निकाला जाता है तो उस समय जो है वो जो गैस है वो रिलीज़ होती है और सरफेस की तरफ जब आता है। इस गैस का यूज़ जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों ही पर्पज़ से किया जा सकता है। डोमेस्टिक में जो है हम सभी जानते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जो है खाने बनाने में ईंधन के रूप में होता है। और इंडस्ट्रियल यूज़ में सीएनजी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ में आती है, इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है। और रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, रशिया, नॉर्वे, यूके जो है
और नीदरलैंड जो है इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजस्थान में जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, त्रिपुरा जो है सम ऑफ द ऑफशोर एरियाज़ हैं, और मुंबई जो है नवी मुंबई या मुंबई के पास का जो है एरिया, वहाँ पर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन, और विश्व में बहुत कम देश है जिनके अपने इस नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी लिमिटेड है, रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, तो इसका भी बहुत ध्यान से उपयोग करना है। डू यू नो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कोज लेस पोल्यूशन दैन पेट्रोलियम एंड डीजल। तो CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसको कहते हैं, ये कम प्रदूषण करती है पेट्रोल और डीजल की तुलना में। फिर बात करते हैं द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ लेड टू द डिप्लीशन इन एट एन अलार्मिंग रेट। बिल्कुल अभी जो है वर्ल्ड में जनसंख्या वृद्धि और बहुत ज़्यादा कंजप्शन होने की वजह से ये जो फॉसिल फ्यूल है उनका बहुत अधिक उपभोग होने लगा है। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो ए कॉज फॉर कंसर्न। फिर दूसरी चीज़ है कि इनसे जो बहुत सारे प्रदूषक तत्व निकलते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, एसिड रेन का कारण बन रहे हैं। Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dropping tap which will eventually run dry। अब ये जो फॉसिल फ्यूल का जो है मिसयूज़ होता है या वेस्टेज होता है वो उसी तरह से जिस तरह से हम पानी का मिसयूज़ करते हैं, पानी जिस तरह से हम व्यर्थ में बहा देते हैं तो फिर गर्मी के दिनों में या बिना बरसात के दिनों में बहुत अधिक कमी हो जाती है। सेम वे फॉसिल फ्यूल भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसका बहुत ही ध्यानपूर्वक उपयोग करने की ज़रूरत है। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to the fossil fuel। और इसी वजह से हमें अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ देखना पड़ा है जो कि ज़्यादा क्लीनर हैं, और हमारे पास ऐसे सोर्सेज जो बहुत लंबे समय तक यूज़ में भी आ सकते हैं, जिन्हें हम जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम और डीजल जो है फॉसिल फ्यूल ख़त्म होने की अवस्था में आ चुके हैं। फिर कन्वेंशनल सोर्स में अगला जो सोर्स है हाइडल पावर या जल ऊर्जा, जो पानी से बिजली बनाई जाती है, दैट इज़ नोन एज हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो वर्षा का जल होता है या नदियों का जल जो बड़े बड़े डैम्स में स्टोर किया जाता है उसे बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। और ये जो ऊंचाई से गिरा हुआ पानी है वो टर्बाइन के ऊपर गिरता है, जिससे टर्बाइन जो है वो मूव करता है, और द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटीज़। और जो टर्बाइन की मूविंग ब्लेड्स होती है वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और इस टाइप से ऊपर से पानी गिराकर टर्बाइन घुमाकर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या उसे जलीय ऊर्जा कहा जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन एंड अदर पर्पसेज। जो पानी ऊपर से गिराया जाता है उसका उपयोग फिर अन्य कार्यों में भी किया जा सकता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड की अभी 25%, 1/4 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें उपयोग हो रहा है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर। विश्व में अगर जलीय ऊर्जा के बड़े उत्पादकों की बात करें तो पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना, जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और उनसे बहुत अधिक मात्रा में बिजली वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। भारत में भी अभी बहुत सारे पावर स्टेशन, डैम्स बनाए गए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध जो है वो है ये। उसके अलावा ये पंजाब में है, गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में, नागार्जुन सागर जो है आंध्रा में है, दामोदर वैली जो है वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिवर पर, सरदार सरोवर अभी जो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया बहुत बड़ा डैम है। तो ऐसे बहुत सारे डैम्स जो हैं रिवर पर बनाए जा रहे हैं जिनसे अधिक से अधिक मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देश की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, और हमारे देश में भी ये एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। फिर आगे बात करते हम, ये जिस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसका एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, जिसमें डैम्स आप देख सकते हैं, पानी को स्टोर किया गया है और उस पानी को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। जहाँ पर ये टरबाइन है आप देख सकते हैं, उसकी ब्लेड्स जो होती है ये यहाँ से
पानी आ रहा है और टरबाइन को घुमाया जा रहा है, और टरबाइन से फिर ये जो है यहाँ पर जनरेटर है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और फिर ये यहाँ से स्टोर होकर इन केबल्स के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिसिटी सिटीज़ तक या इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचाई जा रही है। ठीक है, और ये जो वेस्ट वाटर है फिर इरिगेशन और अदर पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। ये जो है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में है उसका पिक्चर है। वर्ल्ड में सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम जो है नॉर्वे देश में किया गया था। दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं। अदर जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी के वो हैं जिन्हें कुछ ही समय पहले जिनसे एनर्जी जनरेशन का काम शुरू हुआ है। दे आर नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स उन्हें कहते हैं, जिनका ज़्यादा समय नहीं हुआ है बिजली बनाने में। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जैसे जैसे उपयोग बढ़ता जा रहा है फॉसिल फ्यूल का, जीवाश्म ईंधन का, वो उसकी कमी होती जा रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज द रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अगर हम इसी रेट से इन फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते जाएंगे तो इन फ्यूचर इट विल गेट एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और ये जो फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ हो रहा है वो पर्यावरण प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा कारण है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। इसलिए वर्ल्ड में अभी गैर परंपरागत सोर्सेज से बिजली प्राप्त करने का जो है बहुत अधिक चलन बढ़ा है और उसकी उपयोगिता बढ़ी है। अब ये जो सोर्सेज हैं नए गैर परंपरागत, वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी और बायोगैस, ये सारे सब जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, जिसमें आप पिक्चर में विंड एनर्जी देख सकते हो, सोलर एनर्जी के प्लांट देख सकते हो, साथ ही साथ बायोगैस का जो प्लांट है उसको भी देख सकते हो। तो ये सारे सब जो है दीज आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जो भी रिसोर्सेज हैं उनके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले विंड एनर्जी की बात करते हैं तो एडवांटेजेस में ये नॉन पॉल्यूटिंग है, ये प्रदूषण नहीं करती, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक बार लगने के बाद इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम रहता है, सेफ़ और क्लीन भी है। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज में ये जो है नॉइज़ पोल्यूशन का कारण बनते हैं। पहले जो है आयरन ब्लेड्स का यूज़ होता था जो बहुत सारा पोल्यूशन करते थे। आजकल जो है नए जो हैं वो इस तरह का पोल्यूशन नहीं करते हैं। विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप। विंड मिल्स लगाना बहुत महंगा रहता है, एक एक मिल को लगाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। इट डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन। जो सिग्नल्स होते हैं इनमें ये थोड़ा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं, और जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत सी बार इनके जो ब्लेड्स होते हैं उसमें फंस सकती है, उनके डेथ का ये कारण भी बनते हैं। तो इस तरह से ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन मोर ओवर जो है विंड एनर्जी सेफ़ है हम सब के लिए। सोलर एनर्जी जो है उसके एडवांटेज में इनएग्जिस्टिबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और ये जो है पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करती है। तो ये दोनों बहुत बड़े एडवांटेज है सोलर एनर्जी के। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि अभी इससे एनर्जी जनरेशन की जो प्रोसेस है, टेक्निक है, वो बहुत महंगी है। डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड। ठीक है, और इसमें जो सोलर एनर्जी सन से हमें मिलती है उसमें उस सारी एनर्जी से हम क्या है कि सोलर जनरेशन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी वेस्ट हो जाती है। जो सोलर प्लांट्स है उनसे साइड में जो रेज सन रेज होती है वो उनसे हम एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो वेस्टेज भी बहुत सारा होता है। टाइडल एनर्जी की बात करें, ज्वारी ऊर्जा, जो समुद्रों में ज्वार आते हैं, टाइड्स आते हैं, तो ये जो है इनके एडवांटेज में ये भी नॉन पॉल्यूटिंग है और इनएग्जिस्टिबल है। हमेशा ज्वार आते रहेंगे, टाइड्स आते हैं, और तो उनसे बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन ये जो है समुद्रों की मरीन वाइल्ड लाइफ जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और इनसे जो है एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि समुद्र के अंदर जो है वो टरबाइंस लगाने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी ये भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस थोड़े ज़्यादा हैं। इट जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, इससे बहुत अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं, और ये बहुत महंगी भी है। इसकी टेक्नोलॉजी अभी बहुत कॉस्टली है, तो विश्व के कुछ देशों के पास ही न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्मूला है, टेक्निक्स है, भारत भी उन्हीं में से एक है।
फिर लास्ट बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस जो है बहुत कम खर्चे में जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल होता है उससे इससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है। इजी टू ऑपरेट, इसको चलाना भी आसान होता है, उसमें कोई टेक्निकल ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो वेस्ट होता है उसका इसमें यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। तो बहुत उपयोगी है ये इन सारी प्रॉब्लम्स में। लेकिन ये जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें जो है मीथेन जैसी गैसें भी साथ में जनरेट होती है, जो CFC गैसेस का एक पार्ट है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में योगदान देती है। फिर अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी, भूगर्भीय ऊर्जा। ज़मीन के अंदर से जो गर्म गैसें और जो निकलती रहती है, तो इसके एडवांटेजेस में क्लीन है, इको फ्रेंडली है एंड ऑलवेज अवेलेबल। जहाँ जहाँ पर भी ये गर्म गैस और पानी निकलता रहता है वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती है। लेकिन ये कुछ ही प्लेसेस पर जो है एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, जनरेशन की जा सकती है, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़ एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे फार अवे प्लेसेस से सिटीज़ और रूरल एरियाज़ तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल वाला है। तो ये सारे सब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर यहाँ डू यू नो में लिखा है द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज़ इन स्कॉटलैंड। विश्व में पहला ऐसा बस शेल्टर जहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी से ही 100% यूज़ किया जाता है, वो स्कॉटलैंड जो है उस देश में स्थित है। फिर अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की। तो सबसे पहला है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट अस, ये जो है हर रोज़ हमें प्राप्त होती है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सोलर सेल्स का यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइन इनटू सोलर पैनल्स, और बहुत सारे ऐसे सेल्स को जोड़ करके सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में हीट और लाइट का यूज़ करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज़। और ये जो सोलर एनर्जी जनरेशन की टेक्नोलॉजी है वो मोस्टली ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है, जहाँ बहुत ज़्यादा समय तक गर्मी रहती है। इक्वेटर और उसके आसपास के जो है कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि वहाँ बहुत लंबे समय तक सनशाइन रहता है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स। इस सोलर एनर्जी का यूज़ जो है हीटिंग में भी किया जा सकता है, एक सोलर कुकर में भी यूज़ किया जाता है, सोलर ड्रायर्स जो होते हैं उनमें भी किया जा सकता है, बिसाइड्स बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, जो रोड लाइट्स होती है, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उनके जलाने के अलावा खाना बनाने से लेकर ड्रायर और हीटर्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। यहाँ सोलर पैनल आप देख सकते हैं, इस तरह के सोलर पैनल्स होते हैं, अपने आस पड़ोस में भी आपने देखे होंगे। इन सोलर पैनल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आजकल घरों पर, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह इनको लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। और ये जो है आप देख सकते हैं कि सन से जो सन रेज आती है उसको मकानों के ऊपर ये पैनल्स लगाए जाते हैं, और उन पैनल्स से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, और वो जो है घर में भी यूज़ में ली जा सकती है। और उसमें जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको जो है मार्केट में या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उनको भी दी जा सकती है। और इस तरह से ये बहुत उपयोगी है, लेकिन ये कॉस्टली है, अभी इसको लगाना जो है बहुत कॉस्टली रहता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजस्थान, गुजरात और ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत अधिक जो है सोलर प्रोडक्शन का काम हो रहा है। तमिलनाडु जो है उसमें भी जो है बहुत अधिक मात्रा में सोलर एनर्जी का यूज़ होता है। जो कोस्टल एरियाज़ है इंडिया इस मामले में बहुत रिच है कि सोलर एनर्जी जनरेशन जो है बहुत अधिक मात्रा में हमारे देश में हो सकता है। इंडिया इज़ ऑल्सो ए ट्रॉपिकल कंट्री। फिर हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है पवन चलती है, बहती हुई पवन जो रहती है, ये भी एक बहुत अच्छा जो है इनएग्जॉस्टिबल अनवीकरणीय जो है नवीकरणीय संसाधन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड मिल्स हैव बीन, लेकिन ये उन्हीं स्थानों पर उपयोगी जहाँ पर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो है इस विंड एनर्जी का या विंड मिल्स का यूज़ जो है ग्राइंडिंग ग्रेन्स और लिफ्टिंग वाटर्स जो है उसमें बहुत पहले से दुनिया के कुछ देशों में, स्पेशली नीदरलैंड्स और यहाँ पर बहुत पहले से किया जा रहा है। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स the high speed winds rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity। तो पहले विंड एनर्जी का यूज़ जो है
ग्रेन को, अनाज पीसने में और पानी को लिफ्ट करने में होता था। आजकल इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है। विंड फार्म्स हैव क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स। जो समुद्री किनारे रहते हैं और डेजर्ट्स एरिया होते हैं जहाँ पर विंड की स्पीड ज़्यादा रहती है, तो उन एरियाज़ में जो है इनको लगाया जाता है। वहीं लगाना ये जो है वो यूज़फुल रहता है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड ब्लो होता रहता है। विंड फार्म्स की बात करें तो विंड फार्म सबसे पहले नीदरलैंड में लगाए गए थे, फिर जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन जो हैं वर्ल्ड की, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में विंड एनर्जी से एनर्जी जनरेशन हो रहा है। ये विंड मिल्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पर विंड की जो ब्लेड्स, विंड इन ब्लेड से टकराती है और उससे फिर नीचे वो कनेक्टेड है जहाँ पर सेल्स रहते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, और फिर ये इलेक्ट्रिक जो है वो मार्केट पर्पज़ से यूज़ में ली जा सकती है, इसको स्टोर किया जा सकता है। भारत में एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, राजस्थान का डेजर्ट एरिया भी है जहाँ पर विंड की स्पीड ज़्यादा रहती है। तो गुजरात और राजस्थान जो हैं ये विंड एनर्जी के बड़े प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। फिर तमिलनाडु जो है वो भी विंड एनर्जी जनरेशन में एक बहुत बड़ा जो है प्रोड्यूसर है इंडिया का। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर पावर, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा जिसे कहा जाता है। ये एक नया टेक्निकल और साइंटिफिक टाइप की एनर्जी है जिसको बहुत ही ध्यानपूर्वक एनर्जी जनरेशन करनी पड़ती है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। जो नेचुरल रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं यूरेनियम और थोरियम के, उनके न्यूक्लियस से ये जो है न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की जो है प्रक्रिया होती है, दो तरह की प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन होती है। फिजन जो है कंट्रोल्ड होती है, नियंत्रित होती है, तो उसमें जो है इनके अंदर के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको नियंत्रित अवस्था में रिएक्टर्स के अंदर जो है वो पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएस एंड यूरोप। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इसके न्यूक्लियर पावर के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। राजस्थान में इंडिया में राजस्थान और झारखंड जो हैं वो यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार यहाँ पाए जाते हैं। केरला जो है वहाँ की रेत में जो है थोरियम बहुत अधिक मात्रा में मिलता है मोनोजाइट सैंड्स में। तो ये जो है रॉ मटेरियल इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी को बताता है। और इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी भी इसकी डेवलप कर ली है और इंडिया में 6 मेजर ऐसे स्टेशंस हैं जहां न्यूक्लियर एनर्जी का जनरेशन हो रहा। मैप में ये पूछे जाते हैं, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। कलपक्कम, फर्स्ट वन इज़ कलपक्कम, इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। थारापुर इन महाराष्ट्र। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। नरोड़ा जो है वो यूपी में है और केगा जो है कर्नाटका में। दीज 6 इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया। और अभी नए और भी लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र सहित देश के अलग अलग हिस्सों में। इनका विरोध भी होता रहता है क्योंकि इनमें रेडियो एक्टिव एनर्जी जो है निकलती है, वेव्स निकलती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनती है। और यहाँ पर आप जो है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस दे सकते हैं जिसमें हॉट वाटर का भी यूज़ होता है, स्टीम का यूज़ होता है, जिससे टरबाइन घुमाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स और वो जो है रिलीज़ होते हैं और जनरेटर जो है उससे घूमकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो सेकंड चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं हाउ फ्यूजन स्प्लिट्स द यूरेनियम एटम। न्यूट्रॉन जो होता है वो यूरेनियम 235 को उसके एटम को ब्रेक करता है, जिसमें न्यूट्रॉन एक से अधिक न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं और साथ ही साथ एनर्जी भी उससे रिलीज़ होती है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यूक्लियर पावर जो है वो जनरेट किया जाता है। फिर बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी या भूगर्भीय ऊर्जा की। ज़मीन जो है अंदर से गर्म है, पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में गर्मी है और ये गर्मी कभी कभी किन्हीं क्षेत्रों से जो है बाहर निकलती रहती है और वो जो गर्मी जिन जहाँ से बाहर निकलती है उससे जो है एनर्जी जनरेट की जाती है। दैट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। उसे भूगर्भीय ऊर्जा कहा जाता है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। और कभी कभी ये जो गर्मी होती है अर्थ के अंदर की वो फव्वारों के रूप में, हॉट स्प्रिंग्स के रूप में बाहर आ जाती है। जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है हॉट स्प्रिंग्स है।
वो बाहर निकल रहे हैं, गर्म पानी के साथ गैस निकलती रहती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और ये जो है पृथ्वी के अंदर की गर्मी का है पावर बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। और इस जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ जो है बहुत पहले से कुकिंग में, हीटिंग में, बाथिंग में बहुत पहले से किया जा रहा है। रूम को गर्म करने में, मकानों को गर्म करने में, जो ठंडे कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ बहुत पहले से होता आ रहा है। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स। अमेरिका में सबसे अधिक जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। ये सारे जो ठंडे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मेनली जियोथर्मल एनर्जी जनरेशन का काम होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो ठंडे एरियाज़ हैं, स्पेशली जो है मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश में मणिकरण नाम की जगह है, और पुगा वैली इन लद्दाख जो हैं ये ठंडे एरियाज़ है जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। ये जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण का पिक्चर है जहाँ पर ज़मीन के अंदर से नेचुरल प्रोसेस से गर्म पानी बाहर आ रहा है, और उसका यूज़ जो है फूड कुकिंग और बाकी दूसरे कार्यों में किया जाता है। तो भारत में 2 जगह है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। तो इन दोनों ही जगह से जो है जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त की जा रही है। और ये जो है डायग्राम है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं किस तरह से जो है टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जियोथर्मल एनर्जी से किया जाता है। फिर बात करते हैं टाइडल एनर्जी की, ज्वारीय ऊर्जा की। समुद्र में सन एंड मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो सी वे, ओशन वाटर है वो जो है कोस्ट की तरफ आता है रेगुलर इंटरवल्स पर, और वो जो आता है और वापस जाता है उससे क्या है समुद्रों के अंदर टरबाइन लगाकर जो है उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। जो है मंथ में कभी हाई टाइड रहता है, कभी लो टाइड रहता है, तो ऐसे में उस पानी की स्पीड का यूज़ टरबाइन घुमाने में किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर टरबाइंस लगाए गए, ये हाई टाइड है, उस समय जो है वो टरबाइन घूमते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी के टरबाइंस हैं जिसमें कोस्टल एरियाज़ में समुद्र के अंदर जो है इन टरबाइंस को लगाया जाता है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी, और समुद्री किनारों पर जो है छोटे छोटे डैम बनाकर भी इसको जो है जनरेट किया जा सकता है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाई टाइड के टाइम जो है इन टरबाइंस का जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन में यूज़ किया जा सकता है। रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फॉर्म्स। ठीक है, रशिया फ्रांस में टाइडल फॉर्म्स हैं ही हैं, लेकिन इंडिया में भी जो गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है वहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ये जो है हम डिसएडवांटेज में पढ़ चुके हैं कि समुद्री जीव जंतु के लिए थोड़ा रिस्की भी रहता है। लास्ट हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में बायोगैस, जैव ऊर्जा की। तो जो ह्यूमन वेस्ट और जो जानवरों के वेस्ट हैं उसका स्पेशली जो है यूज़ इसमें किया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल, एनिमल डंग्स एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। तो जो भी डेड प्लांट्स होते हैं या फिर जानवरों का जो वेस्ट होता है, डंक होता है, गोबर जिसको रहता है, किचन के जो भी सब्जियां और वो फेंकी हुई रहती उन सब को जो है आसानी से बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स। ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू इनको सड़ाया जाता है, एमिट बायोगैस, जिससे बायोगैस निकलती है, विच इज़ इसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण होता है। बायोगैस इज़ एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग। ठीक है, ये खाना बनाने के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर, और इसमें जो वेस्टेज बचा रहता है उसका उपयोग खाद के रूप में भी किया जा सकता है। ये डायग्राम है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है उस गोबर को टैंक में भरा जाता है, फिर वो सड़ता है और उससे वो नीचे आता है इस बड़े टैंक में, और बड़े टैंक में वो आधे से ज़्यादा तो स्लरी भरी रहती है, और उससे फिर बैक्टीरिया से डीकम्पोज होकर गैस निकलती है। वो गैस पाइपलाइन के थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और फिर बचा हुआ जो वेस्ट है वो मैन्योर के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में खेतों में काम में आ सकता है। इस तरह के प्लांट्स आपने अपने आस पड़ोस के गाँव के क्षेत्रों में देखे होंगे जहाँ से बायोगैस या गोबर गैस का उत्पादन किया जा रहा है या जाता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी चाहे वो कन्वेंशनल से या नॉन कन्वेंशनल दोनों ही सोर्सेज से प्राप्त होती है, बहुत यूज़फुल होती है। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली।
ठीक है, सब तरफ एनर्जी हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसको बनाना जो है बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही महंगा होता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो ये जो बहुत महंगी है और बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब इस एनर्जी को बचाने के एफर्ट्स करें, और हम सब अगर इसको वेस्ट नहीं करते हैं तो हम बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी को बचा सकते हैं। बहुत आसान से तरीके हैं अपने घर पर, बिना मतलब के लाइट पंखे जो हैं वो नहीं चलने चाहिए, उनको बंद कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल के जो यूज़ करने वाले व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनका जो है सिग्नल पर जो है उनको बंद कर देना चाहिए, बिना मतलब कि उनको चलाया नहीं चाहिए। आसपास आने जाने के लिए हमें ऑन फुट जाना चाहिए, इन व्हीकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देयर आर सो मेनी वेज थ्रू विच वी कैन सेव एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी सेव इज़ एनर्जी जनरेटेड। जितना एनर्जी हम बचाएंगे उतना ही एनर्जी हम अपने काम के लिए यूज़ में कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो हमें अभी एक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने फ्यूचर के लिए एनर्जी को जो है बचा सकें। इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू प्ले अ पार्ट इन दिस। इसी के साथ आज का ये वीडियो और चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके बाद अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।